हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट पेपर सॉल्व कर रहे थे जो आपका दिसंबर 2019 को हुआ था और इसमें 2 पार्ट हमने देख लिया था और ये तीसरा पार्ट है सेट 1 का। ठीक, तो कल हमने आपसे बताया कि हम लोग नेक्स्ट डे डीआई सॉल्व कर लेते हैं और जो आपका इन्वायरमेंट के टॉपिक से था और हायर एजुकेशन से था, तो इसमें लगभग आपका 15 से 20 प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो डीआई कैसे सॉल्व किया जाए ये भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा कि किस तरह से यहाँ पे सॉल्व किया जा रहा है। और डीआई यदि आप अलग से आपको डीआई के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप यहाँ पे क्या करिए, जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर को ही आप फोकस करके सॉल्व कर लीजिए और जो भी सॉल्व कीजिए वो डिटेल्ड में सॉल्व कीजिए। तो प्रीवियस ईयर में मान लीजिए आप 2005 से प्रीवियस उठाएं, 2019 तक आप देख रहे हैं, तो 2019 में आपका 10 सेट दिसंबर का हो गया, 10 सेट आपका जून का, यानी 20 सेट, 20 डीआई यहाँ से मिल गए, यानी 20 डीआई के टॉपिक, अर्थात यहाँ से आपको कितने प्रश्न हो गए, 20 में एक डीआई में 5 प्रश्न, टोटल 100 प्रश्न। यहाँ से 100 प्रश्न ही आपका दिसंबर से मिल जाएंगे, वो 2018 से मिल जाएंगे। ठीक, इस तरह से टोटल आप सॉल्व करेंगे तो लगभग आपको प्रीवियस से ही 200 से यानी लगभग 250 से 300 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। यदि आप 250 से 300 प्रश्न केवल डीआई का सॉल्व कर ले रहे हैं तो यकीन मानिए कि आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें जो भी डीआई पूछा जाएगा आँख मूंद के आप उसको लगा पाएंगे, क्योंकि जो इसका तरीका है वो देगा तो सेम देगा, ठीक, बस डिजिट में चेंज कर देगा। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो प्रश्न उस डिजिट से डिजिट बदला रहेगा लेकिन मेथड आपको सेम देगा। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, 28 से लेकर 32 तक यहाँ पे प्रश्न दिया गया है और कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका में विभिन्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जानकारी दी गई है और व्यक्तियों की परसेंटेज दी गई है। यदि मान लिया जाए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या यहाँ पे कितना है, ये 12 लाख हो, यानी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जान रहे हैं तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो, 12 लाख हो। तो तालिका पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कि 12 लाख बोल रहा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या है, तो यहाँ पे आप इसको ध्यान दे दीजिए। अब इसी पे आगे आते हैं हम लोग कि टोटल नंबर कितना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, 12 लाख लोग जान रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ दिया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इससे आप क्या चीज़ कर सकते हैं, एक तो आपका आईसीटी का भी प्रश्न यहाँ से क्लियर हुआ कि नहीं। आईसीटी में आपका प्रश्न पूछ देता है कभी कभी निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी जो भाषाएं इधर दी गई हैं सब प्रोग्रामिंग भाषा है। C++, भाषा, कोबोल है, फॉर्टन है, जावा है और LISP है, पाइथन है, ये सभी लैंग्वेजेस कैसी लैंग्वेज हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और दूसरी तरफ दिया है कि जो परसेंटेज ऑफ पीपुल हैविंग नॉलेज, कितने परसेंट लोग नॉलेज रखते हैं। अब C++ का कितने, 15% लोग, यानी कि 12 लाख का 15% लोग C++ का नॉलेज रखते हैं, 25% लोग C का, कोबोल का 12, फॉर्टन का 13, जावा का 15, LISP का 10 एंड पाइथन का 10% लोग नॉलेज रखते हैं। ठीक, अब आइए प्रश्न पे, यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सी लैंग्वेज जानने वाले व्यक्तियों की संख्या और जावा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुपात क्या है। सी लैंग्वेज का 25% है और जावा का 15%, तो इन दोनों का अनुपात आपको निकालना है। क्लियर हुआ। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि सी लैंग्वेज जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 25% है और कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 12 लाख है। क्लियर। तो 12 लाख का यदि 25% हम लोग निकाल लें, परसेंट का मतलब प्रति 100 होता है, तो 25/100 गुणे 12 लाख, तो कितना हो जाएगा, ये सी को जानने वाले लोगों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ से आप इसको काट दीजिए और ये टोटल कितना आ जाएगा आपका, ये लगभग आ गया 3 लाख। क्लियर हुआ। तो सी लैंग्वेज जानने वालों की संख्या कितनी हो गई, 3 लाख हो गई। अब यहाँ से
थोड़ा सा चेंज कर दें इसको। ठीक, अब कह रहा है जावा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या। जावा आपने देखा कि 15% लोग जावा जानते हैं, तो सेम यही फार्मूला अप्लाई करिए। जावा का क्या, 15 × 12 लाख डिवाइड बाई 100, 20 कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 15 में 12 का आप गुणा कर देंगे तो ये 15 12 है आपका 180। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1,80,000। ठीक, अब कह रहा है कि इन दोनों का अनुपात आपको निकालना है। अब इन दोनों का अनुपात निकालने के लिए कि आपका कितना, जावा और इसका दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, इसका 3 लाख है और इसका 1,80,000 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 जीरो से आपका 4 जीरो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, 6 त्रिक 18, 6 पंचे 30 कट जाएगा। तो ये कितना हो गया, 5:3, 5:3। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका दूसरा वाला, 5:3। समझ में आया। इसी तरह से आइए नेक्स्ट वाला जानते हैं। सी और कोबोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानने वाले लोगों की संख्या का अंतर क्या है। प्रश्न है कि डिफरेंस इन नंबर ऑफ पीपुल हैविंग नॉलेज एज ऑफ सी एंड कोबोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आइए यहाँ पे सी का कितना है, 25% लोग, कोबोल को 12% लोग जान रहे हैं। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे भी लगाना है। सी का आपने निकाल लिया कितना, 3 लाख आया आपके पास, 3 लाख आया था ना 25% सी का। अब कोबोल का निकालना है। कोबोल का कितना है, कोबोल आपका 12% है। तो 12/100 × 12 लाख, 2 जीरो कट जाएगा यहाँ से और ये 12 बरैया में 12 का गुणा होगा 144 हो जाएगा। ये आपका 3 जीरो यानी 1,44,000। अब क्या करना है आपको कि इसमें से कोबोल का और इसका डिफरेंस निकालना है। तो इसमें से आपको घटा दीजिए 1,44,000, जो आ जाएगा वही आपका होगा। तो ये आपका आ जाएगा 000, यहाँ पे 6 और यहाँ पे आपका कितना हो गया 9 में से 4 गए 5, यहाँ पे आपका हो गया 2 में से 1 गए 1, 1,56,000। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए 4th वाला सही है। देखिए कितने आसान तरीके से आ रहा है, ये आप देख रहे हैं। चलिए, कितने व्यक्तियों को सी लैंग्वेज की जानकारी। अब देखिए आपने पहले ही सी लैंग्वेज निकाल लिया था 3 लाख, सी लैंग्वेज यानी कि 25%, तो 25% 12 लाख का। ध्यान दीजिएगा जितने लोग हैं, कितने लोग हैं, कुल आपके पास 12 लाख लोग हैं जो भाषा जान रहे हैं। अब इसमें से कह रहा 25% लोग ही तो हैं जो सी जान रहे हैं, तो वही 25 का 100 निकाल लीजिए 25% किसी का। मान लीजिए आपको यदि परसेंटेज नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यदि 100 लोग हैं या मान लीजिए 5-10 लोग हैं टोटल, उसमें से कह रहा है कि इसका 50% यानी आधा 50% लोग जो है सी लैंग्वेज जानते हैं। तो उसको कैसे आप समझेंगे, 50% का मतलब यानी आप आधा समझते हैं। ठीक, 50%, तो 50% यानी कि इसका 10 का 50% कितना हो जाएगा, 50/100, 5। यानी जैसे आप ऐसे याद करते हैं तो वही सेम चीज़ें यहाँ पे भी आपका हो जाएगा। तो सी का कितना हो जाएगा 12 लाख इंटू 25/100। ठीक, इसका इसमें गुणा करिए, पहले ही कर चुके हैं हम लोग। चलिए अगला देखिए, 31वां प्रश्न है। इसमें पूछ रहा है कि पाइथन, LIPS और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जानकारी रखने वाले लोगों की औसत प्रतिशतता कितनी है। ठीक, औसत प्रतिशतता तीनों की पूछ रहा है। जावा की, जावा को आपको पता है कितना है, ये यहाँ भी आपने ऊपर देखा था। चलिए हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे है ये। औसत का मतलब क्या होता है कि जितना है उतना डिवाइड बाई जितना उसका नंबर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि औसत निकालने के लिए क्या करना होगा, किनका किनका पूछा है, LIPS,
10%, पाइथन 10%, और आपका क्या है जावा 15%। इन तीनों का औसत का मतलब ये हो गया कि 15 + 10 + 10 डिवाइड बाई कितने हैं ये 1 2 3, टोटल ये 3 है। तो जितना संख्या उतने से डिवाइड कर दीजिए। तो ये 15 10 25 और 10 35 हो गया, 35/3। ठीक, इससे डिवाइड कर दीजिए। 3 एकम 3 और 5 है ये, 3 एकम 3, बचा यहाँ पे 2। चलिए, जिन लोग भाग नहीं आ रहा है यहाँ से भाग भी सीख लीजिए आप। चलिए वहीं पे आ जाते हैं डायरेक्ट इसके प्रश्न में जहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहीं पे है ना। तो एक एक वहाँ पे आपने देखा कि 10 आपका पाइथन है, 10 जावा है, 10 LIPS है, 15 जावा है। तो इसका औसत निकालने की बात कर रहा है। तो औसत आपका जितना दिया उसी को जोड़ के और जितनी बार वो है उतना डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये आपका टोटल 35/3 आ गया। अब 35 का 3 से भाग कर दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 कट गया, ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, 3 एकम 3 बचा 2। ठीक, पॉइंट जाएगा, ये 0 बढ़ जाएगा यहाँ पे, 3 6 का 18 बचा 2। ठीक, शेष आपका यहाँ पे कितना आ रहा है 2। हालांकि आपने पॉइंट पहले से ही बढ़ा रखा है। अब कितने तक यहाँ पे निकालना है ये भी देख लीजिए। तो यहाँ पे निकालना है हमको केवल यहीं तक। यहाँ पे एक पॉइंट इतना दिया है, 26 है, 11 0 है, 11.7 है। तो इसको और आगे जाएंगे तो फिर ये आपका 20 हो जाएगा। 20 होने के बाद 3 6 का 18 यानी 11 66। फिर जब इसको निकटतम मान मिलेंगे तो ये आपका 11.7 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 5 रहे या 5 से अधिक रहे दशमलव के बाद तो उसको आगे लाएंगे आप, तो वो 5 से या 5 से अधिक रहेगा तो अगले वाले में एक जोड़ दिया जाता है। तो राइट आंसर आपका ये हो गया। अगला है जावा और कोबोल लैंग्वेज जानने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। जब कुल संख्या पूछे तब आपका क्या करना है, जोड़ना है। जावा, सी और कोबोल, तो सी का आपने निकाल लिया था 3 लाख पहले ही। ठीक, ये आपका सी का हो गया। अब आपको निकालना है कोबोल का। कोबोल का भी आपने निकाला था कितना, 1,44,000। ठीक, उसके बाद जावा का कितना है 15%, तो 15 12 कितना हो गया 180 हो गया। पहले ही प्रश्न में आपने निकाला था 1,80,000। अब कह रहा है कि इनका कुल नंबर कितना, तीनों को जोड़ लीजिए। तीनों को जोड़ने पे कितना आएगा आपका, ये 3 0 हो गया, ये 4 हो गया, 8 4 12 2 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया। ये आपका 6,24,000 सही उत्तर आपका 4th। क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, ये कल हमने देख ही लिया था। अब हम लोग आते हैं पर्यावरण पे। तो यहाँ पे पर्यावरण में दे रहा है कि निम्न में से उन पर्यावरणीय मुद्दों की पहचान कीजिए जो स्थानीय प्रकृति के हैं। आइडेंटिफाई इन्वायरमेंटल इशूज विच आर लोकल इन नेचर। 1 नंबर है ओजोन परत का क्षरण, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो क्या ये आपका पर्यावरण का स्थानीय मुद्दा है, ओजोन परत का क्षरण? झील प्रदूषण ये स्थानीय आपका नहीं है, लोकल नहीं है नेचर में। लेक पॉल्यूशन ये आपका स्थानीय मुद्दा है। स्थानीय मुद्दा का मतलब ये कि पर्यावरण के मुद्दे जो सीधे मानवीय हस्तक्षेप से संबंधित होते हैं ये स्थानीय प्रकृति के मुद्दे कहलाते हैं, यानी डायरेक्ट ह्यूमन एक्टिविटी से रिलेटेड हो वो, और वो डायरेक्ट जैसे झील का प्रदूषण या जल प्रदूषण आप देख लीजिए। उसके बाद मृदा प्रदूषण भी है। जलवायु परिवर्तन ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। जल जमाव, जलाक्रांत, मृदा लवणता ये भी है, डायरेक्टली इन्वॉल्व है। ठोस अपशिष्ट यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी आपका है। कृषि रसायन है, वनोन्मूलन है, ये सभी आपके क्या स्थानीय मुद्दे हैं। स्थानीय मुद्दे की परिभाषा हमने आपको बता दिया कि ऐसे पर्यावरणीय मुद्दे जो सीधे मानवीय हस्तक्षेप से संबंधित होते हैं।
क्लियर। तो इसमें सही उत्तर कौन सा 2, 3, 5 एंड 6। अगला है, भारत सरकार ने निम्न में से किनके विलय या पुनर्नामकरण के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना की। तो जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना किससे की गई है, ये अभी आप देख रहे हैं कि अभी हाल ही में इसकी स्थापना 2 मंत्रालयों को जोड़ पे की गई थी, या किन मंत्रालयों के आधार पे ये किया गया ये पूछा जा रहा है, या किसका नाम बदला गया। तो ये जल संसाधन मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय नहीं, जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय नहीं। अगला है कि जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास, गंगा संरक्षण, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। ये देखिए पेयजल स्वच्छता मंत्रालय, नदी विकास, गंगा प्राधिकरण, इन तीनों को मिला के आपका जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ईमेल के संदर्भ में अनुप्रयुक्त है, यानी कि कौन सा ईमेल के संदर्भ में सूटेबल नहीं है। यह कंप्यूटर नेटवर्क पर भेजा गया एक पत्र है। ईमेल के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल में आप देखते हैं फ़ोटो भी भेजा जाता है, लेटर जो मन करे आप भेजिए, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो भी आप भेज सकते हैं। ठीक, यह अयाचित संदेशों को भेजने में प्रयुक्त हो सकता है, यानी कि इट कैन बी यूज्ड टू सेंड अनसोलिसिटेड मैसेजेस। क्या ये अयाचित संदेशों को भेजने में प्रयुक्त हो सकता है? जी हाँ, अनसोलिसिटेड मैसेज को ये भेजा जाता है। अगला ईमेल मंथर गति वाला मेल है, अर्थात स्नैल मेल है। जी नहीं। ईमेल पते में डोमेन नाम शामिल होता है। जी हाँ, राइट है, डोमेन नेम होता है। यूजर और डोमेन दोनों नेम होता है। डोमेन में आप @gmail देख सकते हैं या @hotmail देख सकते हैं, ये सभी डोमेन होते हैं। हमारे पर्यावरण के संरक्षण हेतु विश्वव्यापी जागरूकता और कार्यवाही को प्रोत्साहन करने हेतु UNEP ने किस विषय के प्रति विश्व पर्यावरण दिवस 2019 पर जोर दिया? तो 2019 का जो पर्यावरण दिवस पे थीम थी वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस पे जोर दिया गया था। तो इसका जो जोर दिया गया था ये आपका प्रदूषण पे था, यानी बीट एयर पॉल्यूशन इसकी थीम थी। तो थीम देखिए ये पूछा जाता है, 2020 का भी याद रखिएगा, मुमकिन है कि पूछा जा सकता है। निम्न में से किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन या शिखर सम्मेलन में संधारणीय विकास प्रक्रिया प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर डेवलपमेंट को अपनाया गया? ये देखिए ये वाला हमने आपको इन्वायरमेंट वाला जो वीडियो बनाया था उसमें कराया भी था, पूरा फ्री में आपको ये अवेलेबल कराया था। और जो नोट्स था हमने आपको बताया था कि 50 रुपीज़ में आप परचेज कर सकते हैं इन्वायरमेंट वाला टोटल, जिसमें इन्वायरमेंट का यूनिट नंबर फर्स्ट पेपर का 9 और ज्योग्राफी का 4 शामिल रहेगा। निम्न में से किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन या शिखर सम्मेलन में संधारणीय विकास प्रक्रिया कार्यक्रम को अपनाया गया? स्टॉकहोम में, रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस में, जोहान्सबर्ग समिट में, अहमदाबाद कॉन्फ्रेंस में। देखिए ये वाला सेम आपको हम प्रोग्राम ऑफ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये हमने कराया है, और उसमें अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते में आप देखेंगे वहाँ पे हमने कराया है। रियो डी जेनेरियो का जो कॉन्फ्रेंस था जिसे पृथ्वी सम्मेलन नाम से जाना गया 1992 का, उसी समय आपका ये कॉन्सेप्ट आया था। तो राइट 2। कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क के उद्देश्य को दर्शाता है? अब देखिए UNFCCC भी उसी समय आया था, उसी समय आपका एजेंडा 21 भी आया था। तो UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी पूछा जा चुका है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के संकेंद्रण का सुस्थिरीकरण, किसी राष्ट्र विशेष हेतु ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन सीमा निर्धारित करना, परिवर्तन तंत्र स्थापित करना, सदस्य देश द्वारा जलवायु कार्य योजना तैयार करने हेतु दिशा निर्देश देना। तो कौन सा उद्देश्य है UNFCCC का? तो UNFCCC का जो उद्देश्य है वो आपका वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के संकेंद्रण को सुस्थिरीकरण करना, अर्थात स्टेबलाइज्ड करना, ठीक, जिससे खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोका जा सके। और इसे 1994 में चालू किया गया था UNFCCC को। किसी विश्वविद्यालय के एक विभाग के द्वारा एक ऐसा अध्ययन किए जाने का प्रस्ताव है जहां समायोजन की प्रवृत्ति को जानने के उद्देश्य से शिक्षकों और छात्रों की अभिवृत्ति मूल्य तथा उनके पक्षपात के परीक्षण का अध्ययन किया जाना है। इस संदर्भ में शोध की कौन सी पद्धतियाँ उपयुक्त होंगी? रिपीटेड क्वेश्चन देखिए। दिसंबर 2019 का
ये पहले सेट का, ये रिपीटेड है प्रीवियस ईयर का। जो लोग पेड कोर्स में शामिल हैं उनको हमने 2005 से 2019 तक का कराया है, उसमें ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम यही पूछा गया है। तो कौन सी शोध या कौन सी यहाँ पे शोध पद्धति यूज हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन थोड़ा सा ये चेंज कर रखा है, एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज होगा, या फिर केस स्टडी होगी, या फिर डिस्क्रिप्टिव, या एथनोग्राफिक, या हिस्टोरिकल। तो आप जानते हैं एक्सपेरिमेंटल में आपका क्या होता है, इसको शामिल नहीं किया जाएगा एक्सपेरिमेंटल में। केस स्टडी में आपको ये शामिल होता है। डिस्क्रिप्टिव में क्या आप शामिल कर सकते हैं? जी नहीं, बल्कि इसे एथनोग्राफिक मेथड से भी किया जा सकता है। यानी कि शोध जो पत्र है इसको 2 विधियों से आप कंफर्म कर सकते हैं। कौन सा एक गैर सांविधिक निकाय है, यानी कि नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी है? NCT, BCI, RCI या NNAP। तो आपका देखिए यहाँ पे NCT है सांविधिक, ये भी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया सांविधिक है, और RCI यानी रेवल्यूशन काउंसिल ऑफ इंडिया ये भी है, और जो आपका ये नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल यानी NAAC, क्या ये आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है? नहीं है, क्योंकि सांविधिक निकाय वही होते हैं जिनका वर्णन आपका संवैधानिक दृष्टि से किया जाए। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। अगला है, निम्न में से किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय को न्याय और तर्कशास्त्र में उच्च और विशिष्ट अध्ययनों के लिए मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा यूनिवर्सिटी है जिसे चीफ सेंटर माना जाता है न्याय और लॉजिक का? जगदल, मिथिला, नदिया, वल्लभी। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर यहाँ पे आपका है राइट 2, मिथिला यूनिवर्सिटी। इसको प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय को न्याय और तर्कशास्त्र में उच्च शिक्षा विशिष्ट अध्ययन का केंद्र माना जाता है। स्वतंत्रता के ठीक समय पहले 1947 में सरकार ने एक आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग पर मिथिला यूनिवर्सिटी के समिति का गठन किया, और इसके 1968 में UGC के द्वारा इसे बहुसंख्यक विश्वविद्यालय यानी मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और मिथिला को शुरू करने का सार्थक प्रयास ललित नारायण मिश्रा जी ने किया था, और इनका 1975 में निधन हो गया। उसके बाद इस विश्वविद्यालय का नाम ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय रख दिया गया। और नेक्स्ट है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नीति आयोग के त्रिवर्षीय कोर्स या कार्य एजेंडे मदों को पहचानिए। तो कौन सा नीति आयोग का 3 ईयर एक्शन प्लान रहा है या एक्शन एजेंडा रहा है? ऑप्शन है कि शीर्ष कॉलेजों की स्वायत्तता, विनियामक तंत्र में सुधार, परियोजना शोधार्थी केंद्र अनुदानों की पद्धति, और शोध संस्कृति का संवर्धन, राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान। तो यहाँ पे जो आपका नीति आयोग का 3 ईयर एक्शन प्लान था उसमें ये था कि शीर्ष कॉलेजों को स्वायत्तता दी जाए, रिफॉर्म ऑफ रेगुलेटरी सिस्टम एंड इस्टेब्लिश ए सिस्टम टू ऑफ प्रोजेक्ट एंड स्कॉलर स्पेसिफिक रिसर्च ग्रांट्स, यानी फर्स्ट वाला राइट है। अगला है, अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों में योग को शामिल करने का कौन सा आधार है? तो योग को शामिल किया जाए, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन द बेसिस फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ योगा इन टीचर ट्रेनिंग कोर्स। तो क्या बेस रहा है इसका? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 86 या फिर 2012 का जो आपका विजन टीचर एजुकेशन इन इंडिया क्वालिटी एंड रेगुलेटरी रेस्पेक्टिव में आया, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का प्रारूप है। तो जो सही उत्तर यहाँ पे आपका 1986 के प्रारूप में ही या नेशनल पॉलिसी में ही ये रिकमेंडेशन की गई थी। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग 50 प्रश्न देख लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। तो आपने देखा कि किस तरह से आपको DI सॉल्व करनी है, और बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको कराया है। ठीक, समझ में आए तो कमेंट में अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।